हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक पर एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो यह टॉपिक जो है संवैधानिक विकास का यानी भारत के संविधान के विकास का सफर क्या है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। यह टॉपिक यूपी, पीसीएस, बीपीएससी, आरओ, एआरओ, एसएससी और अन्य एग्जाम के लिए बहुत क्रूशियल है और बहुत क्रूशियल है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट फैक्चुअल और क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में हम देखेंगे 50 जो है कि इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और हर एक क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हर एक क्वेश्चन के साथ। और देखेंगे कि एग्जामिनर किस पैटर्न पर सवाल पूछता है। टारगेट है कि सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं देना बल्कि उसका लॉजिक समझना। और आपसे रिक्वेस्ट है, गलत होने पर डरना नहीं है। प्रैक्टिस का मतलब ही होता है थोड़ी मिस्टेक करना और उससे सीखना। तो नोट्स बनाते चलना और कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करना। इसका नोट्स बनाते चलिएगा और कॉन्सेप्ट को बार बार आप इसको रिवाइज करते चलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। हम सबसे पहले प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न हमारा है सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि भारत में संविधान का विकास कब से प्रारंभ माना जाता है। भारत में संविधान का विकास कब से प्रारंभ माना जाता है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कि 1773 से जो है कि भारत का संविधान का प्रारंभ माना जाता है। इसका व्याख्या देखते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में ब्रिटिश शासन की संवैधानिक शुरुआत मानी जाती है। यहीं से ब्रिटिश शासन के वैधानिक शुरुआत मानी जाती है। ब्रिटिश शासन का संवैधानिक शुरुआत माना जाता है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किसका पहला प्रयास था। तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था किसका प्रयास था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ब्रिटिश नियंत्रण बढ़ाने का। ब्रिटिशों का नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास था। तो यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण का पहला प्रयास था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। इसका प्रश्न है कि गवर्नर को गवर्नर जनरल किस अधिनियम से बनाया गया। तो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल किस वर्ष बनाया गया, किस अधिनियम के माध्यम से। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो है कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बनाया गया। यहाँ पर देखिए कि 1773 के अधिनियम ने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1784। तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। यह ब्रिटिश संसद का कानून था जिसने भारत में द्वैध नियंत्रण डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत की थी। तो डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत कब की गई थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1784। 1784 में डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत हुई थी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न है कि द्वैध नियंत्रण डुअल गवर्नमेंट की व्यवस्था किसने लागू की। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1784 जैसा कि अभी हम सब ने देखा। तो पिट्स इंडिया एक्ट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से द्वैध शासन की शुरुआत की थी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। अब देखते हैं कि प्रश्न संख्या 6। तो 1813 के चार्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो 1813 का चार्टर एक्ट था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा का प्रचार करना। तो यहाँ पे देखिए शिक्षा का प्रचार शुरू हो गया था। इस अधिनियम ने भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया था। तो भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कब कही गई थी, प्रतिवर्ष। तो यहाँ पे यह बात कही गई थी 1813 के चार्टर एक्ट में। 1813 के चार्टर एक्ट में। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7।
यहाँ पे देखिए कि 1833 का चार्टर एक्ट भारत में क्या परिवर्तन लाया था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि 1833 का चार्टर एक्ट भारत में क्या परिवर्तन लाया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। यहाँ से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद जो है कि शुरू हो गया था। पहले क्या था कि जो इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। तो पहले व्यक्ति लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, तो गवर्नर जनरल ऑफ जो पहले बंगाल थे अब उनको कहा जाने लगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के वायसराय। 1853 के चार्टर एक्ट में किस नई प्रणाली की शुरुआत की गई थी, जो 1853 का चार्टर एक्ट है उसमें किस नई प्रणाली की शुरुआत की गई थी, इसका सही उत्तर है सी, प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा सिविल सेवा भर्ती, यानी कि यहाँ से जो है कि सिविल सेवा की परीक्षा की भर्ती की शुरुआत की गई थी। इस अधिनियम में पहली बार भारतीय सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई थी। तो आपसे अगर पूछा गया कि जो है कि किस अधिनियम के माध्यम से पहली बार भारतीय सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1853 का चार्टर एक्ट। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 1858 का भारत शासन अधिनियम किससे संबंधित है, तो 1858 का भारत शासन अधिनियम किससे संबंधित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश क्राउन द्वारा शासन, ब्रिटिश क्राउन का शासन। उसके बाद यहाँ पे ताज का शासन कहा जाने लगा था। इसकी व्याख्या देखते हैं हम सब। इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया। तो यहाँ से जो 1853 से जो है कि यहाँ पे जो शासन है भारत शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया। यहाँ से अब कंपनी का शासन खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 10, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की भूमिका क्या थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स की भूमिका क्या थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ब्रिटिश संसद की ओर से भारत का प्रशासन। यहाँ पे देखिए ब्रिटिश संसद की ओर से भारत का प्रशासन चलाना। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भारत के प्रशासन के लिए ब्रिटिश संसद में उत्तरदायी बनाया गया था। तो यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भारत के प्रशासन के लिए ब्रिटिश संसद में उत्तरदायी बनाया गया था। उत्तरदायी बनाया गया था। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 11, 1858 का भारत सरकार अधिनियम किसके बाद आया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बी 1857 की क्रांति के बाद। 1857 की क्रांति 1857 में हुई, उसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम लाया गया। तो 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, ब्रिटिश क्राउन ने शासन को अपने हाथ में ले लिया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि 1858 अधिनियम के अनुसार भारत का पहला वायसराय कौन बना, इसका सही उत्तर है सी, लॉर्ड कैनिंग। इसका सही उत्तर है सी, लॉर्ड कैनिंग। व्याख्या, लॉर्ड कैनिंग 1858 में भारत के पहले वायसराय बने जिन्होंने कंपनी से सत्ता हस्तांतरण देखा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। तो 1861 का अधिनियम किस परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है, जो 1858 का अधिनियम है वह किस परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है, इसका सही उत्तर हो जाएगा विधायी परिषद की स्थापना। तो 1861 में विधायी परिषद की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद को पुनः स्थापित किया गया था, उसमें भारतीयों को नामांकित किया गया था, भारतीयों को जगह दी गई थी। अब देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो 1892 अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा बजट पर चर्चा। पहली बार जो है कि इसके अधिनियम के तहत बजट पर चर्चा की गई थी, बजट पर चर्चा। बजट पर चर्चा कब की गई थी, किस अधिनियम के द्वारा, तो याद रखिएगा 1892, इस पर बजट पर चर्चा की गई थी इस अधिनियम के द्वारा। तो परिषदों को सीमित रूप से बजट पर चर्चा का अधिकार दिया गया था, हालांकि मतदान का अधिकार अभी भी नहीं था, चुनाव का अधिकार अभी भी नहीं दिया गया था इनको, कि वोट देने का अधिकार अभी भी इनको प्राप्त नहीं था। अब यहाँ पे देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1919,
भारतीय परिषद अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, और बहुत आसान प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार। तो इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, 1919 का जो अधिनियम है। तो इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, वह मार्ले मिंटो सुधार 1919 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि 1919 के अधिनियम में क्या नया प्रावधान जोड़ा गया? कि 1919 के अधिनियम में क्या नया प्रावधान जोड़ा गया? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बी, पृथक निर्वाचक मंडल, यानी इनके लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई थी, जिसे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कहा जाता है, जिसको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कहा जाता है। 17 भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत कौन सी प्रणाली लागू की गई थी? जो भारत सरकार अधिनियम है 1919, इसके अंतर्गत कौन सी प्रणाली लागू की गई थी? इसका सही उत्तर है सी, द्वैध शासन। तो द्वैध शासन प्रणाली कब लागू की गई थी? यानी कि डायरकी कब लागू किया गया था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। यहाँ पे प्रांतीय प्रशासन में द्वैध शासन लागू किया। इसमें कुछ विषय गवर्नर और कुछ मंत्री संभालते थे। यहाँ पे देखिए प्रांतों में, न कि केंद्र में, तो इस बात को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 1919 अधिनियम के अनुसार भारत में किस आयोग की घोषणा हुई थी? 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत में किस आयोग की घोषणा हुई थी? इसका सही उत्तर है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की घोषणा हुई थी। 1919 के अधिनियम ने 10 वर्ष बाद एक आयोग की घोषणा की, जिसे 1928 में साइमन कमीशन के रूप में भेजा गया। साइमन कमीशन के रूप में भेजा गया। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की कौन सी विशेषता थी? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, यानी कि संघीय प्रणाली। संघीय प्रणाली। यहाँ पे देखिए यह अधिनियम भारत में संघीय शासन की प्रस्तावना करता है, केंद्र और प्रांतों के बीच शक्ति का विभाजन की बात करता है। तो इस तरीके से 1935 का भारत शासन अधिनियम यहाँ पे केंद्र और प्रांतों के बीच शक्ति विभाजन की बात करता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार कितने प्रकार के विषय यानी सूचीबद्ध थे? 35 के अनुसार कितने प्रकार के विषय सूचीबद्ध थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 3 प्रकार के। इसमें 3 सूची, केंद्रीय, प्रांतीय और समवर्ती सूची दी गई थी, जो आज भारतीय संविधान की संरचना में दिखाई देती है। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? इसका सही उत्तर है कि 1928। तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, जिससे पूरे देश ने इसका विरोध किया। जिससे पूरा देश इसका विरोध किया। पूरे देश ने इसका विरोध किया। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन का विरोध करने का मुख्य कारण क्या था? जो साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, उसका मुख्य कारण क्या था? उसका मुख्य कारण क्या था कि सभी सदस्य अंग्रेज थे, भारतीय सदस्य बिल्कुल भी नहीं थे। भारतीय सदस्य नहीं थे, इस कारण जो है कि साइमन कमीशन का विरोध किया गया। यहाँ पे देखिए कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए सभी दलों ने इसका विरोध किया और साइमन गो बैक का नारा दिया। तो साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में। याद रखिएगा आप सब। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई थी? पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो गया आपका, पूर्ण स्वराज की घोषणा 26 जनवरी 1930 को हुई थी। पूर्ण स्वराज की घोषणा 26 जनवरी 1930 को हुई थी, पूर्ण स्वराज की घोषणा। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और 26 जनवरी 1930 को इसे सार्वजनिक रूप से मनाया गया था।
अगला प्रश्न है कि अगस्त प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया था, यानी अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था और किसने लाया था। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा लॉर्ड लिन लिथगो 1940। तो 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिन लिथगो ने अगस्त प्रस्ताव पेश किया, जिसमें युद्ध के बाद भारत को संवैधानिक सुधार देने की बात कही गई थी। तो अगस्त प्रस्ताव लाया गया था लॉर्ड लिन लिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को। 8 अगस्त 1940 को याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1942 में। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। क्रिप्स मिशन 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय नेताओं को सहयोग हेतु संवैधानिक प्रस्तावों के साथ आया था। इस तरीके से इसका सही उत्तर हो गया 1942। अब यहाँ पे देखिए क्रिप्स मिशन प्रस्ताव क्या था। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव क्या था, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिप्स मिशन प्रस्ताव जो था युद्ध के बाद संविधान सभा बनाना, यानी युद्ध के बाद संविधान सभा का निर्माण करना। क्रिप्स मिशन ने प्रस्ताव दिया कि युद्ध के बाद भारत में एक संविधान सभा बनाई जाएगी जो स्वयं अपना संविधान बनाएगी। तो जो क्रिप्स मिशन है 1942 का, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1946। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत भेजा गया ताकि भारत में सत्ता के हस्तांतरण और संविधान निर्माण की प्रक्रिया तय हो सके। संविधान निर्माण की प्रक्रिया तय हो सके। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी क्रिप्स पेटन लॉरेंस एबी अलेक्जेंडर। क्रिप्स पेटन लॉरेंस एबी अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेटन लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। तो ये जो हो गए कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। अगला प्रश्न दिख रहा होगा आपके सामने, कैबिनेट मिशन ने किस बात का प्रस्ताव दिया था। जो कैबिनेट मिशन लाया गया था किस बात का प्रस्ताव दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कि संविधान सभा का गठन, या भी संविधान सभा के गठन की बात कही थी कैबिनेट मिशन ने, कि मिशन का मुख्य उद्देश्य था भारत में संविधान सभा का गठन कर संविधान निर्माण करना। अब प्रश्न संख्या 30, भारत की संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाए 9 अगस्त 1946 को। जो भारत की संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था 9 अगस्त 1946 को। संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष संचिदानंद सिन्हा ने किया था। तो इस संविधान सभा का पहला अधिवेशन जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष संचिदानंद सिन्हा ने किया था। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो देखिए 19 अगस्त 1947 को बनी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। इसका सही उत्तर हो गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब यहाँ पे देखिए संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे शुरू में। तो संविधान सभा में कुल शुरू में कितने सदस्य थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 389। कितने सदस्य थे 389। तो जब संविधान में जब विभाजन हुआ, विभाजन के बाद अलग हो गए, ये विभाजन से पहले 389 सदस्य थे। विभाजन के बाद संख्या कम हो गई, 299 रह गई। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, बाद में इनकी संख्या जो है विभाजन के बाद 299 घटकर रह गई। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था।
अधिनियमित अधिनियमित आत्मार्पित किया था। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, इसीलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि संविधान लागू होने पर कौन सा अधिनियम अधिनियम समाप्त हो गया था? संविधान लागू होने पर कौन सा अधिनियम समाप्त हो गया था? तो यह अधिनियम था 1935, क्योंकि तब इसके पहले जो संविधान नहीं बना था, तो सारी चीजें जो हो रही थी वह 1935 के अधिनियम के माध्यम से ही हो रही थी, जब तक संविधान नहीं बना था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को संविधान ने पूर्णतः प्रतिस्थापित कर दिया, यानी इसको तुरंत जो है कि प्रतिस्थापित कर दिया, उसकी जगह पे एक नया संविधान लाया गया। अब देखिए अगला प्रश्न है कि संविधान सभा किस आधार पर गठित हुई थी? तो संविधान सभा किस आधार पर गठित हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कैबिनेट मिशन योजना और माउंटबेटन योजना, सॉरी, भारत सरकार अधिनियम 1935, इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया था। थोड़ा इस प्रश्न को आप फिर से एक बार ध्यान से देखिए, क्या कहा गया है कि संविधान सभा किस आधार पर गठित हुई थी? इसका सही उत्तर आपका सी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना और माउंटबेटन योजना। जैसा कि हमने इसके पहले गलत बताया आपको, तो इस बात को आप दोबारा देख लीजिए ध्यान से। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया था। अब अगला प्रश्न है, संविधान सभा की बैठकें कहाँ होती थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद भवन, दिल्ली में। संविधान सभा की बैठकें संसद भवन वर्तमान लोकसभा कक्ष में आयोजित होती थी। अगला प्रश्न है कि संविधान जो भारतीय संविधान बनाने में कितने दिन लगे थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो संविधान बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार सुनिश्चित किया गया था? इसका सही उत्तर है आरक्षित सीटों से। वहां भी सीटें आरक्षित की गई थी। अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों के माध्यम से उन्हें उचित प्रतिनिधित्व दिया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माण में कितने अनुच्छेद मूल रूप से थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा 395। तो भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, जिसमें संविधान की 2 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए थे। 2 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, उद्देश्य प्रस्ताव कौन प्रस्तुत किया था? तो यहाँ पे हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था संविधान की प्रस्तावना को, जो संविधान की प्रस्तावना का एक आधार बना। तो यहाँ पे देखिए उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। अगला प्रश्न है आपके सामने, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया, यानी स्वीकृति दे दी। अगला प्रश्न है आपके सामने, संविधान सभा के द्वारा कितनी समितियां बनाई गई थी? तो संविधान सभा के द्वारा कितनी समितियां बनाई गई थी? इसका सही उत्तर हो जाए 17 समितियां। संविधान निर्माण हेतु 17 प्रमुख समितियां बनाई गई थी, जिसमें प्रारूप समिति, संघ समिति आदि प्रमुख थी। प्रारूप समिति और संघ समिति प्रमुख थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव किस देश के संविधान का है? इसका सही उत्तर है बी, ब्रिटेन के संविधान का प्रमुख जो है कि यहाँ पे सबसे अधिक प्रभाव देखा जाता है ब्रिटेन के संविधान का। भारत में संसदीय प्रणाली, कानून की सर्वोच्चता जैसे सिद्धांत जैसे भारत में संसदीय प्रणाली जो है और कानून की सर्वोच्चता जैसे सिद्धांत ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं, इसीलिए जो है कि ब्रिटिश संविधान ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार भारत ने किस देश से लिए हैं? मौलिक अधिकार जो है भारत सरकार द्वारा किस देश से लिया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। अवधारणा भारतीय संविधान ने अमेरिकी संविधान से ली है मौलिक अधिकार को। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, आयरलैंड से।
नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से लिए गए हैं। आपका अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना किस देश से प्रेरित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अमेरिका। संविधान की प्रस्तावना अमेरिका से प्रेरित है। प्रस्तावना की प्रेरणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। वी द पीपल इस तरीके से कहा गया है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, संविधान को अंगीकृत करने के बाद भारत को क्या घोषित किया गया? इसका सही उत्तर है बी, गणराज्य घोषित किया गया। जब संविधान लागू हुआ तो भारत को 26 जनवरी 1950 को गणराज्य घोषित किया गया, क्योंकि अब राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख बन चुका था। तो बच्चों, आज हमने संवैधानिक विकास से जुड़े कुछ बहुत इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू सॉल्व किए। आप सबने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, लेकिन याद रखिए सिर्फ जवाब देना काफी नहीं है, उनके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना सबसे जरूरी है। एमसीक्यू तो सिर्फ जरिया है आपकी तैयारी को चेक करने का। असली तैयारी तब होगी जब आप घर जाकर इन टॉपिक्स को रिवाइज भी करेंगे और खुद से सोचेंगे कि एग्जामिनर क्या सोचकर क्वेश्चन पूछ रहा है। आज का काम है क्या कि आज के एमसीक्यू को एक बार लिखना, रिवाइज करिए, जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनके कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़िए और एक छोटी सी लिस्ट बनाइए, टॉप 5 क्वेश्चन लर्नड टुडे। तो इस तरीके से अगले क्लास में हम इस टॉपिक को एक और लेवल पर कवर करेंगे और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए फोकस्ड रहिए, रिवाइज करते रहिए, तैयारी वही जो लगातार हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक संविधान निर्माण से रिलेटेड 50 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। 50 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जिससे फैक्चुअल टॉपिक आपके बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा, प्रश्न संख्या 1 कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को जो हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ था। तो यहीं से जो है कि सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और इसी दिन से संविधान निर्माण की औपचारिक प्रक्रिया आरंभ हुई थी। इसी दिन से जो है कि संविधान निर्माण की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो गई थी। देखिए दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो संविधान सभा की आपकी पहली बैठक कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली जो है कि दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, दिल्ली में। यहाँ पे जो है कि दिल्ली के संविधान भवन यानी वर्तमान संसद भवन में हुई थी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जैसा कि आप सबने देखा। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 कि संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 6 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, तो उसकी अध्यक्षता किसने किया था? उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। उसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा जी द्वारा किया गया था। अब देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण के दौरान संविधान सलाहकार कौन था? संविधान निर्माण के दौरान संविधान का सलाहकार कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी.एन. राव। संविधान सलाहकार जो थे बी.एन. राव थे, बी.एन. राव। यह जो है कि संविधान सलाहकार थे। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया था? संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया था? संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने
जो है कि संविधान को अंगीकृत किया था 26 नवंबर 1949 को। अब देखिए आपके सामने दिख रहा होगा अगला प्रश्न, संविधान सभा ने अंतिम बार बैठक कब की थी? संविधान सभा ने अंतिम बार बैठक कब की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1950। कि भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। सॉरी, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950 को। ये आपका गलत है, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान इस तिथि को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में, नौवां प्रश्न है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य प्रारंभ में थे? कि संविधान सभा में कुल कितने प्रारंभ में थे सदस्य? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 389 सदस्य। जब विभाजन नहीं हुआ था इसके पहले जो थे कि 389 सदस्य थे, जिसमें 292 सदस्य जो थे वह प्रांतों से थे। 93 सदस्य जो थे वह रियासतों से थे। और 4 मुख्य आयुक्त क्षेत्रों से थे। 4 मुख्य आयुक्त क्षेत्रों से थे। इस तरीके से 389 सदस्य थे प्रारंभ में। अगला प्रश्न है कि विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए? जब विभाजन हो गया था प्रारंभ में 389 थे। जब विभाजन हो गया था प्रारंभ में, विभाजन के बाद जो थे कि 299 सदस्य बचे थे टोटल, 299 सदस्य विभाजन के बाद। जो विभाजन के बाद थे मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान चले गए थे, जिनकी संख्या घटकर 299 रह गई थी। जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे सब पाकिस्तान चले गए थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिए प्रतिनिधित्व के लिए किस प्रकार की व्यवस्था थी? जो संविधान में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व की बात थी वह किस मतलब व्यवस्था से संबंधित थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व, इससे संबंधित व्यवस्था थी। तो संविधान सभा में अनुसूचित जातियों को सामान्य निर्वाचन के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था ताकि वे प्रतिनिधित्व में भागीदार बन सके, लेकिन पृथक निर्वाचन नहीं दिया गया था। पृथक निर्वाचन नहीं दिया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की ड्राफ्टिंग समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ड्राफ्टिंग समिति की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था। तो संविधान सभा की ड्राफ्टिंग यानी प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में एक केंद्रीय भूमिका निभाई थी। इसी को हम कहते हैं प्रारूप समिति। इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है आपको, तो इसलिए याद रखिएगा प्रारूप समिति। अगला प्रश्न है, ड्राफ्टिंग समिति का गठन किस तिथि को हुआ था? जो ड्राफ्टिंग यानी प्रारूप समिति का गठन किस तिथि को हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 19 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को जो हुआ था ड्राफ्टिंग समिति का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में कुल कितनी समितियां बनी थी, मुख्य व उप समिति मिलाकर? यानी कि जो मुख्य समितियां थी और वैसे जितनी समितियां थी, मुख्य और उप समितियां जो उनकी थी कितनी थी टोटल? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 22 समितियां थी। कुछ मुख्य थी और कुछ उप समितियां थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान का प्रारूप तैयार करने में कितना समय लगा था? संविधान का प्रारूप तैयार करने में कितना समय लगा था? तो जैसा कि आप सबको पता होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान निर्माण का कार्य पूरा किया।
और यह कार्य 9 दिसंबर 1946 को शुरू कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 से, 1946 से शुरू, और खत्म कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ था, जिसमें इतने दिन लगे थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितनी बैठकें हुई थी? संविधान सभा में कुल कितने बैठकें हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा, संविधान सभा की कुल 165 बैठकें हुई थी, 165। संविधान सभा की कुल 165 बैठकें हुई थी, जिसमें संविधान निर्माण संबंधी चर्चाएं, प्रारूप, विचार और संशोधन आदि हुए थे 165 बैठकों में। यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि भारत का संविधान किस देश की शासन प्रणाली से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? भारत का संविधान किस देश की शासन प्रणाली से सर्वाधिक प्रभावित हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है, क्योंकि भारत की संसदीय प्रणाली, विधायी उत्तरदायित्व और कानून निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटिश मॉडल पर ही आधारित है। इसीलिए भारत का संविधान सबसे सटीक, सबसे अधिक ब्रिटेन से प्रभावित है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्था किस देश से ली गई है? यानी न्यायिक पुनरावलोकन किस देश से लिया गया है? जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू किस देश से लिया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अमेरिका से, यूएसए से जुडिशियल रिव्यू लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारत के संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डीपीएसपी, स्टेट पॉलिसी, तो नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए? इसका सही उत्तर हो जाएगा आयरलैंड से लिया गया है। यह जो है नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है, और उसके बाद क्या कहते हैं, आयरलैंड की संविधान से लिया गया है, जिसमें सामाजिक आर्थिक और सामाजिक आर्थिक न्याय की बात कही गई है। न्याय की बात कही गई है। कुछ आर्टिकल जो है कि गांधीवादी भी है, कुछ समाजवादी है, कुछ उदारवादी है, इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का मूल अधिकार खंड किस देश से प्रेरित है? भारत के संविधान का मूल अधिकार खंड किस देश से प्रेरित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अमेरिका। कुल मिला के यहाँ पे फंडामेंटल राइट की बात की जा रही है, किस देश से लिया गया था? यह लिया गया है यूएसए से, फंडामेंटल राइट। अगला प्रश्न है, यह भाग 3 में है, मूल अधिकार जो है भाग 3 में है, और यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 12 थी। टोटल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 12। संविधान सभा में कुल 12 महिला सदस्य थे, जिन्होंने संविधान निर्माण की प्रक्रिया में भाग लिया था। प्रमुख नामों में देखें तो राजकुमारी अमृता कौर हो गई, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृता कौर, यहाँ पे दुर्गाबाई देशमुख थी। इन सब इंपॉर्टेंट महिलाएं जो थी, इन्होंने संविधान सभा में भाग लिया था, संविधान निर्माण की। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये क्वेश्चन डबल हो गया है, दोबारा आ गया है, तो 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अंतिम हस्ताक्षर किसने किया था? संविधान सभा का अंतिम हस्ताक्षर किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
संविधान के अंतिम मसौदे पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे अंत में हस्ताक्षर किया था, क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, क्योंकि वही संविधान सभा के अध्यक्ष थे, इसीलिए उन्होंने सबसे लास्ट में हस्ताक्षर किया था। अगला प्रश्न हो गया, संविधान निर्माण में कौन सलाहकार रूप में कार्यरत थे? सलाहकार रूप में कौन कार्यरत थे? संविधान निर्माण में कौन सलाहकार के रूप में कार्यरत थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी.एन. राव। बी.एन. राव जो थे सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे थे। तो बी.एन. राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। उन्होंने प्रारूप तैयार करने में प्रारंभिक रूप से सहायता की थी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को अंगीकृत आत्मार्पित करने की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। दोस्तों माफ करिएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो गए हैं, तो आगे से अब यह गलती नहीं होगी, लेकिन फिर देख लीजिएगा, अब से रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको नहीं मिलेंगे। कीजिएगा, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हो गए हैं दोबारा, तो अब से यह ऐसा नहीं होगा। तो देख लेते हैं जो हो गया है इसको। संविधान कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1950, जैसा कि आपने अभी ऊपर देखा। कुल कितने सदस्य थे स्वतंत्रता के बाद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्वतंत्रता के बाद कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्य बचे थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? ये इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा 7। संविधान सभा की प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। इनके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। अन्य सदस्य के रूप में के.एम. मुंशी थे, टी.टी. कृष्णमाचारी थे। तो ये इस तरीके से प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान पहली बार कब संशोधित किया गया था? भारत का संविधान पहली बार कब संशोधित किया गया था? इसका सही उत्तर है 1951 में, यानी पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। तो इसका उद्देश्य था जमींदारी उन्मूलन और मौलिक अधिकारों में कुछ सीमाएं लगाना। जमींदारी उन्मूलन से संबंधित था और मौलिक अधिकारों में सीमाएं लगाना। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, संविधान भारत का संविधान किस देश के संविधान से अधिक प्रभावित? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था संविधान सभा में? इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, बाद में संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। तो 13 दिसंबर 1946 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, और उसके बाद जो है कि यह बाद में संविधान की प्रियम्बल का आधार बना। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हीं को सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये, भारत के संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि को क्यों चुना गया था? यानी 26 जनवरी की तिथि को क्यों चुना गया था? कोई डेट और क्यों नहीं रखी गई थी? तो देखिए, इसका मेन रीजन था कि 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की घोषणा की गई थी। 1930 में पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। उसके बाद इसी सम्मान में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। इसी के सम्मान में जो है कि लाहौर में पूर्ण स्वराज की बात की गई थी 26 जनवरी 1930 को। इसी के सम्मान में जो है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। तो इसीलिए 26 जनवरी तिथि चुनी गई थी। इसका सही उत्तर हो गया आपका इस तरीके से कि इसी दिन पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन।
संविधान सभा की कुल कितनी संख्या थी? संविधान सभा की कुल कितनी संख्या थी? 165। 165। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संविधान सभा का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस भाग में संविधान सभा का उल्लेख किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है संविधान सभा का। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और जो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, इसी दिन सदस्यों ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया था और अंतिम हस्ताक्षर किया था इसी दिन। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? संविधान निर्माण में निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी की डेथ हो चुकी थी। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। हालांकि उनके विचारों का प्रभाव संविधान निर्माण में रहा, लेकिन उन्होंने कोई प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया था। तो इनका जो प्रभाव देखा जाता है डीपीएसपी में, पंचायत पंचायत जो है आर्टिकल 40, और उसके बाद इधर 243 हो गया। इस तरीके से कई सारी चीजों में हो गया, 48 हो गया, 48A हो गया। इस तरीके से जो है कि गांधीवादी विचारधारा देखी जाती है हमारे संविधान में, हालांकि वह प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। संविधान निर्माण में कितनी समितियां गठित की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 22। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है कि प्रस्तावना का विचार भारत ने किस देश से लिया? प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अमेरिका से। प्रस्तावना का विचार जो है अमेरिका से लिया गया था। हम भारत के लोग किस भाग में लिखा गया है? हम भारत के लोग किस भाग में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना में। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना जो थी कब लाई गई थी? 1946 में। विभाजन नहीं किया गया था, इसके तहत भारत का विभाजन नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली महिला सदस्य कौन थी? संविधान सभा की पहली महिला सदस्य कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा हंसा मेहता। पहली महिला सदस्य थी हंसा मेहता, फर्स्ट हंसा मेहता महिला सदस्य थी। अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका धर्मनिरपेक्षता। इसको जो है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। संविधान का कौन सा भाग भारत को संघीय बनाता है? संविधान का कौन सा भाग भारत को संघीय बनाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 1। भाग 1 भारत को संघीय बनाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे आपको अगले पार्ट में। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। अगर किसी क्वेश्चन में कोई त्रुटि समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताइए, और इसका जो सॉल्यूशन और व्याख्या पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम ज्वाइन करना है आपको, शुभा आईएएस एकेडमी।
आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, तो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे अच्छे तरीके से व्याख्या दी गई है और प्रश्न प्रश्न ऑप्शन और व्याख्या अच्छे से दिया गया है, तो वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब मिलेंगे हम अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच। अपना पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लगभग 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। हम प्रश्नों को केवल सिर्फ हल नहीं करेंगे, बल्कि उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, ताकि आप किसी भी परीक्षा में आत्मविश्वास के साथ उत्तर दे सकें। तो चलिए हम सबसे पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि, तो पहली बात तो प्रियम्बल से संबंधित है, तो प्रियम्बल आपको याद होनी चाहिए। प्रस्तावना जो है आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि प्रस्तावना से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि प्रस्तावना जब आप याद कर लेंगे तो आप आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा होगा प्रस्तावना को, तो उपासना की स्वतंत्रता की बात कही गई है, जो कि बिल्कुल सही बात है। व्यक्ति की गरिमा की बात कही गई है, यह भी सही है। अवसर की समानता की बात कही है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। यहाँ पे पूछा है कि नहीं है, लोकतांत्रिक सरकार की बात नहीं कही गई है। तो देखिए प्रश्न नंबर 2, दूसरा प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्या कहा गया है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय, यानी कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की और कितने प्रकार की समानता और बंधुत्व को उसी क्रम में उल्लेख कीजिए। तो यानी कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार की। 3 प्रकार के न्याय की बात अगर हम करें तो इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो सबसे पहले आ जाएगा 3 प्रकार का न्याय। अगर सॉल्व करना चाहे तो यहीं से हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, लेकिन फिर देखते हैं कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कौन कौन सी? तो सबसे पहले विचार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। अगर हम वही समानता को देखें, तो समानता को देखें तो यहाँ पे तो 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अगर हम बंधुत्व को देखें, तो बंधुत्व को सिर्फ बंधुत्व ही शब्द यूज किया गया है। इसी तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 3, 5, 2, 1, जो कि यूपीपीसीएस 2018 में पूछा गया था प्रीलिम्स में। अगला प्रश्न है, भारत में लोकहित सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। जैसा कि आप सब देखे होंगे कि हम भारत के लोग यहाँ से हमारी संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। बी द पीपुल ऑफ इंडिया। बी द पीपुल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सही क्रमबद्ध वर्णन है? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्रमबद्ध वर्णन है। तो सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा देखते हैं। या तो ऑप्शन आपका गलत हो गया, क्योंकि यह होगा नहीं। क्या है? यहाँ पे देखिए, अगर सीक्वेंस की बात की जाए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सॉरी, आपका सही उत्तर ए होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कहा गया संपूर्ण प्रभुत्व,
संपूर्ण समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्र संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सीक्वेंस में क्रमबद्ध तरीके से इसका वर्णन करना है, तो हो जाएगा संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका धार्मिक न्याय। संविधान में कहीं धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है, तो इस तरीके से आपका उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय को वर्णित किया गया है? जैसा कि अभी हम सबने देखा कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई, इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 प्रकार। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का न्याय सभी नागरिकों को प्रदान करने की बात कही गई है? किस प्रकार की न्याय है जो सभी नागरिकों को प्रदान की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक न्याय। सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है, न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो यह जो है कि अभिव्यक्त करता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? कौन सा भारत की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता। तो जो प्रियम्बल है भारत की प्रस्तावना है, वहां पे आर्थिक स्वतंत्रता की बात कहीं नहीं कही गई है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, आर्थिक स्वतंत्रता, जो कि ISPT में 2017 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो भारत की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सामाजिक समता। सामाजिक समता की बात नहीं कही गई है कहीं पर भी, तो इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा ए, जो कि उत्तर प्रदेश PCS प्री पहले ऑप्शनल जो होता था वह ऑब्जेक्टिव टाइप होता था, यानी ऑप्शन के हिसाब से होता था, तो इसलिए वहां पे पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? कौन सा शब्द है जो भारत की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकतांत्रिक शासन, यानी लोकतांत्रिक सरकार। यह उत्तर यह नहीं कहा गया है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संघी, यानी कि प्रस्तावना में संघी शब्द का कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है, इसलिए आपका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। भारत की संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। कौन सा, क्या सुनिश्चित करना है? यहाँ पे देखिए सामाजिक आर्थिक न्याय सही है, विचार की स्वतंत्रता सही है, अवसर की समानता सही है, व्यक्ति की गरिमा की स्वतंत्रता, तो इसलिए आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी चारों।
यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात की गई है, विचार की स्वतंत्रता की बात कही गई है और अवसर की समानता की बात कही गई है, व्यक्ति की गरिमा की बात कही, इसीलिए आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी 4। अगला प्रश्न है कि भारत में समस्त राजनैतिक सत्ता का स्रोत है। भारत में समस्त राजनैतिक सत्ता का स्रोत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जनता। जनता जो है राजनैतिक सत्ता का स्रोत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में संप्रभु है। निम्नलिखित में से कौन भारत में संप्रभु है, इसका सही उत्तर हो जाएगा हम भारत के लोग, यानी भारत की जनता। हम भारत के लोग। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि भारत की प्रभुता, संप्रभुता, एकता, अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का सार निहित है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का सार निहित है, तो किसमें निहित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना में। प्रस्तावना में निहित है। प्रस्तावना में निहित है। तो अब आपके सामने दिख रहा होगा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से आदर्श और दर्शन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाहित है। निम्नलिखित में से कौन से आदर्श और दर्शन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाहित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा संप्रभु और लोकतांत्रिक गणराज्य। यह बिल्कुल सही है। समाजवाद और पंथ निरपेक्षता, इस आधार पर आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1 और 2। 1 और 2। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। कुछ शब्द हैं, इन पे विचार करना है। कौन कौन से शब्द हैं? समाजवादी, प्रजातांत्रिक, संप्रभु, पंथनिरपेक्ष। इन्हें कहा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इनको क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए, क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। यहाँ पे देखिए, प्रजातांत्रिक का मतलब हो जाएगा लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक, तो इस तरीके से हम देखेंगे। सबसे पहले आपका हो जाएगा प्रभुत्व संपन्न। यहाँ पे संप्रभु यानी प्रभुत्व संपन्न, सबसे पहले सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में सबसे पहले सी है बी में, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले सी, फिर उसके बाद पंथ निरपेक्ष, फिर उसके बाद बी प्रजातांत्रिक यानी लोकतांत्रिक, उसके बाद ए समाजवादी। इस तरीके से आपका सही उत्तर बी हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मध्यमवादी। इस शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के संदर्भ में निम्न निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही अभिव्यक्ति है। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही अभिव्यक्ति है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कि भारत में धर्म और राज्य अलग है। इनका जो है कि कोई किसी के लिए हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी भारत में धर्म और राज्य दोनों अलग हैं, इसीलिए धर्मनिरपेक्ष शब्द की बात कही गई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। कौन एक भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका संविधान की प्रस्तावना बी। संविधान की प्रस्तावना में जो है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के संविधान की प्रस्तावना के संबंध में नहीं है, संविधान में सही है? तो निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही है? तो इस तरीके से देखिए, सबसे पहला उद्देश्य जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था और संविधान द्वारा पारित किया गया था, जो अंततः प्रस्तावना बन गया, जो कि अंततः प्रस्तावना बन गया। तो यह बिल्कुल सही बात है, पहला सही है। प्रस्तावना में निहित आदर्श समाजवाद, पंथनिरपेक्ष न्याय आदि है, बिल्कुल सही बात है। समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, यह भी ऑप्शन आपका सही है। प्रस्तावना नागरिकों के मौलिक अधिकारों को समाहित करती है, ऑप्शन गलत है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 ए 1 2 3, जो है कि तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता, प्रभुत्व के शब्द प्रेरित हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता तथा प्रभुत्व के शब्द प्रेरित हैं। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति से, फ्रांस की क्रांति से। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना के ऐतिहासिक संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत के संविधान की प्रस्तावना के ऐतिहासिक संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा, पहला देखिए कि प्रस्तावना में स्थिति की समानता और अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है, बिल्कुल यह सही बात है। राष्ट्र की एकता और अखंडता की अभिव्यक्ति प्रारंभ से प्रस्तावना में नहीं थी। एकता और अखंडता की अभिव्यक्ति, बिल्कुल यह सही बात है, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो इस तरीके से दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि भारत संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, उपर्युक्त शब्द संविधान संशोधन 1977 में जोड़े गए। उपर्युक्त शब्द जो है 1977 में संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। 1977 में जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द 1976 में संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? निम्नलिखित में से कौन से शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। यह शब्द जो है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है देखिए आपके सामने कि संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, सी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। तीन शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। अब आपके सामने देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1975 में सम्मिलित नहीं था? 1975 में सम्मिलित नहीं था। यहाँ पे देखिए तरीका अलग है, क्वेश्चन वही है उसी तरीके का। तो यहाँ पे देखिए कौन सा शब्द 1975 में सम्मिलित नहीं था, यानी कि उसको 1976 में जोड़ा गया। 1975 में नहीं था, 1976 में उसको जोड़ा गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अखंडता। अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में प्रस्तुत प्रस्तावना को प्रस्तुत करने वाले कौन थे? संविधान सभा में प्रस्तावना को प्रस्तुत करने वाले कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ही प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था।
अगला प्रश्न देखिए, दिख रहा होगा आपको। 26 जनवरी 1950 को भारत को प्राप्त नवीनतम संवैधानिक स्थिति क्या थी? 26 जनवरी 1950 को भारत को प्राप्त नवीनतम संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बी, संप्रभु प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। संप्रभु प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह नहीं थे? 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं थे? जैसा कि जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, यहाँ पर उसी की बात की जा रही है। यहाँ पे देखिए कौन से शब्द नहीं थे। आपका जो है कि अखंडता नहीं था, अखंडता शब्द को बाद में जोड़ा गया। उसके बाद जो है कि समाजवादी, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, इन शब्दों को बाद में जोड़ा गया, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। 1 2 3। अगला प्रश्न है, संविधान के मूल प्रस्तावना में निहित शब्द है। संविधान की मूल प्रस्तावना में कौन से शब्द निहित है जो मूल प्रस्तावना है, जिनमें बाहर से कुछ भी नहीं जोड़ा गया था? यहाँ पे देखिए, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। बी, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य जो मूल प्रस्तावना में अंतर्निहित शब्द है। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए क्या है कि संविधान के निर्माताओं की मंशा निम्नलिखित में से किसमें परिलक्षित थी? संविधान निर्माताओं की मंशा निम्नलिखित में से किसमें परिलक्षित थी, या फिर इनका जो निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उद्देशिका, प्रियम्बल या संविधान की प्रस्तावना में। अगला प्रश्न देखिए, आपको दिख रहा होगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से शब्द सही हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, तो देखिए सबसे पहले कि प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, इसका सही उत्तर है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। प्रस्तावना संविधान द्वारा स्थापित किए जाने वाले उद्देश्य को स्पष्ट करती है, बिल्कुल सही बात है। प्रस्तावना उस स्रोत का संकेत देती है जिससे संविधान अपनी सत्ता प्राप्त करता है, बिल्कुल सही बात है। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3, यानी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना, भारत की संविधान की प्रस्तावना उसके आगे कौन सा शब्द जुड़ेगा? संविधान का भाग है लेकिन इसका स्वतंत्र रूप से कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। यह जो संविधान का भाग तो है लेकिन इसका स्वतंत्र रूप से कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। जैसे आर्टिकल होता है, इस आर्टिकल में मौलिक अधिकार है, इस आर्टिकल में नीति निर्देशक तत्व है, इस आर्टिकल में मौलिक कर्तव्य है। इस तरीके से संविधान के लिए कोई कानूनी जो है कि प्रभाव नहीं है। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, देखिए आपके सामने दिख रहा होगा कि भारतीय संविधान की रचना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान की रचना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कि प्रस्तावना के अनेक महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। प्रस्तावना के महत्वपूर्ण अनेक उद्देश्य हैं। उसके बाद संविधान द्वारा स्वीकृत नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की रचना पर प्रभाव डालता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि संविधान को भारत की जनता द्वारा अंगीकृत किया गया, इसका सही उत्तर है। तो इसलिए आपका तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि संविधान की व्याख्या में प्रस्तावना उपयोगी है। संविधान की व्याख्या में प्रस्तावना उपयोगी है क्योंकि इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि इसमें संविधान निर्माताओं के उद्देश्य और दर्शन की जानकारी मिलती है। संविधान निर्माताओं के उद्देश्य और दर्शन की जानकारी मिलती है, इसलिए प्रस्तावना बहुत उपयोगी है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है?
संविधान के वो बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय था। किस निर्णय में जो है कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य इस जो है केस में जो प्रस्तावना है हमारी उसको संविधान का अंग माना गया। अगला प्रश्न है संविधान के किस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना? यानी किस केस में निर्णय में जो है प्रस्तावना को संविधान का एक अंग माना गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इसी केस के दौरान जो है कि प्रस्तावना के संविधान का अंग माना गया है। अब देखिए अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, बॉम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसी में जो है कि संविधान का भाग है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था इस वाद में। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में पहली बार कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? किसने कहा था कि संविधान प्रस्तावना का भाग नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा बेरूबारी यूनियन मामला, जो कि 1960 में आया था। बेरूबारी यूनियन मामला 1960 में। तो इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, आपको दिख रहा होगा संविधान की विधिक प्रकृति क्या है? यानी जो संविधान की विधिक प्रकृति क्या है? संविधान की विधिक प्रकृति क्या है? लीगल नेचर ऑफ प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा यह लागू नहीं किया जा सकता, यानी कि यह लागू नहीं किया जा सकता। यह इनफोर्सिबल है, यह परिवर्तनीय नहीं है, इसके लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के उद्देश्यों में एक आर्थिक न्याय को किस भाग में आर्थिक न्याय को किस भाग में प्रदान किया गया है? आर्थिक न्याय को किस भाग के द्वारा प्रदान किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उद्देशिका और राज्य के नीति निदेशक तत्व, उसमें भी आर्थिक न्याय की बात की गई है। उद्देशिका और नीति निदेशक तत्व यानी प्रियम्बल, प्रस्तावना और राज्य के नीति निदेशक तत्व, इसमें आर्थिक न्याय की बात की गई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का उद्देश्य घोषित किया गया है? निम्न में से किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का उद्देश्य घोषित किया गया है? आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना और नीति निदेशक तत्व, प्रस्तावना और नीति निदेशक तत्व। आपका सही उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्शों और उद्देश्यों की व्याख्या निम्नलिखित में से किस में की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलिक अधिकार। बिल्कुल सही बात है। राज्य के नीति निदेशक तत्व, यह भी सही बात है। दोनों। तो इस तरीके से हम देखेंगे उपर्युक्त सभी। यहाँ पे देखिए मौलिक कर्तव्य भी होना चाहिए, तो इसको ऐड कर लीजिएगा आप, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, देखिए आपको दिख रहा होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रियम्बल, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका और सबसे लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को भारत के संविधान की आत्मा कहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान की आत्मा कहा है तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने आत्मा कहा है, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। इस तरीके से हमने आज कुल 46 प्रश्न देखा जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं और जो कि इसको आगे आने की संभावना भी है।
तो बच्चों यह रहे कुछ हमारे प्रियम्बल से संबंधित यानी प्रस्तावना से संबंधित पूछे गए प्रश्न और आगे पूछे जाने की संभावना भी है। तो इस तरीके से यह जो है कि चैप्टर प्रियम्बल का जो एमसीक्यू है यह कंप्लीट होता है। अब हम आपको मिलेंगे अगले पार्ट में। तो अगर यह क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली क्लास में जुड़े जहां हम संविधान के आगे भाग को डिस्कस करेंगे। तो अब मिलेंगे आपको अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपना ध्यान रखिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अध्याय, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र से रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे लगभग 55 प्लस एमसीक्यू इम्पोर्टेंट, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे जो है कि पूछने की संभावना है। यह टॉपिक जो है कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एनडीए जैसे एग्जाम के लिए जरूरी है, बल्कि भारत को समझने के लिए भी जरूरी है। तो चलिए हम बिना समय गवाए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो देखिए सबसे पहले आपके सामने दिख रहा होगा कि पहला क्वेश्चन कि भारत का संविधान भारत को घोषित करता है, यानी भारत का संविधान भारत को क्या घोषित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यों का संघ। राज्यों का संघ। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। संघ, यहाँ पे देखिए संघ के लिए संघी फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ यूनियन का प्रयोग किया गया है। यह व्यवस्था दो बातों से स्पष्ट होती है। एक देश एक करती है कि एक यानी देश का नाम, और दूसरी राज पद्धति का प्रकार। तो यहाँ पे जो है कि हम यूनियन शब्द का इस्तेमाल करेंगे, राज्यों का संघ। देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संघात्मक शब्द का प्रयोग किया गया है। भारतीय संविधान में संघात्मक शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यह कहाँ से लिया गया है या फिर किस जो है कि भाग में, किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कि संविधान में कहीं भी नहीं। तो जो है संघात्मक शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, न कि एक क्षेत्रीय राज्य। यह जो है कि हमारा कथन है। अब देखिए कारण क्या है कि राज्यों का संघ राज्यों के साथ किसी समझौते का परिणाम नहीं है तथा पृथक होने के समझौते पर निर्भर नहीं करता है। पृथक होने के समझौते पर निर्भर नहीं करता है। इसका सही उत्तर क्या है? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है एक भारत राज्यों का संघ है, न कि एक क्षेत्रीय राज्य। यह बिल्कुल सही बात है। और राज्यों का संघ राज्यों के साथ किसी समझौते का परिणाम नहीं है तथा पृथक होने के समझौते पर निर्भर नहीं करता। यानी कोई भी राज्य जो है कि अलग नहीं हो सकता, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर देखिए कि अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत है। तो आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है कि जो है कि भारत राज्यों का संघ है, तो इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो जो है कि भारत राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान द्वारा हमारे देश का नाम क्या रखा गया है? भारत के संविधान द्वारा हमारे देश का नाम क्या रखा गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडिया अर्थात हिंदुस्तान। इंडिया अर्थात हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन या उनकी सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। जो राज्यों का पुनर्गठन और उनकी सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जनमत संग्रह और संसद द्वारा साधारण बहुमत के आधार पर।
साधारण बहुमत के आधार पर। आधार पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो भारतीय संविधान संसद को नए राज्य बनाने एवं मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं अथवा नाम में परिवर्तन करने करने हेतु संकल्प पारित कर सशक्त बनाता है, सशक्त बनाता है। तो यह बिल्कुल सही बात है। अगला है कि जम्मू और कश्मीर को संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। तो यह दर्जा दिया गया था, लेकिन 2019 में जो है कि जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का जो गठन हुआ, उसके बाद जो है कि 370 को समाप्त कर दिया जाए समाप्त कर दिया गया विशेष राज्य का। अब 370 का केवल खंड एक ही लागू रहेगा, शेष समाप्त हो गए हैं। तो इस तरीके से हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा केवल एक। यहाँ पे देखिए कि राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन तथा नए राज्य के निर्माण के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पहला हो जाएगा, संसद किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है। तो संसद किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, बिल्कुल सही बात है। और संसद किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, यह बिल्कुल सही बात है। इसलिए आपका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों, एक और दो, दोनों। अब देखिए कि राज्यों को नए राज्य बनाने की प्रक्रिया में संसद की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे असत्य कथन पूछा गया है। तो संसद को नया राज्य बनाने तथा मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं अथवा नाम में परिवर्तन करने का अधिकार है, यह बिल्कुल सही बात है। इसलिए यह ऑप्शन सही है। संसद में इस संबंध में कोई विधेयक राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, यह भी सही बात है। यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल की सहमति प्राप्त नहीं है, तब संसद इस संबंध में विधेयक पारित कर सकती है। इसका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा डी। ऐसा विधेयक अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि जो आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 3 में जो भी कोई संशोधन किया जाएगा वह 368 के अनुसार नहीं माना जाएगा, यह स्पष्ट बात कही गई है। अगला प्रश्न है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने के लिए किसकी सहमति आवश्यक है। तो किसकी सहमति आवश्यक है, जो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अगर हमें राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना है तो किसकी सहमति आवश्यक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे सबकी सहमति आवश्यक है, लेकिन यहाँ पे राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत की संसद किसी राज्य के क्षेत्र को विभाजित कर अथवा किसी क्षेत्र को किसी राज्य में मिलाकर नया राज्य बना सकती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी सत्य है, यानी कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए कि राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य की विधान मंडल को इस संबंध में अभिमत प्राप्त करने हेतु संदर्भित किया जा सकता है। इस संबंध में कोई विधेयक राष्ट्रपति की अनुशंसा से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ पे अनुच्छेद 368 के अंतर्गत यहाँ पे क्या कहा गया है कि भारत की संसद किसी राज्य क्षेत्र को विभाजित कर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य में मिलाकर नया राज्य बना सकती है। इसका जो है कि प्रावधान किस में कहा गया है, तो यह अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अब देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में देखिए यहाँ पे कुछ जो लाइन थी क्वेश्चन छूट गया है, तो उसको हम पढ़ देते हैं। अब इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक
को पारित होना अनिवार्य है। यानी जब भारत में नया राज्य सृजित करना है तो विधेयक को अगर पारित करना है तो कौन कौन सी चीजें अनिवार्य है। इसका आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कि सरल बहुमत एवं सामान्य विधायी प्रक्रिया के द्वारा। यह बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति की सिफारिश पर जो सामान्य इस विधेयक को उस राज्य की विधायिका को भेजते जिसकी सीमाएं इस विधेयक से संबंधित। यह बिल्कुल गलत बात है। प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति को, यह भी गलत बात है। इसलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा केवल एक। अब देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनके पास नया राज्य गठित करने की कार्यकारी शक्ति है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन जो है नया राज्य गठित कर सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद, पार्लियामेंट, उसको यह शक्ति दी गई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने हेतु संसद को सशक्त किया गया है। कि राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने हेतु संसद को सशक्त किया गया है, यह बिल्कुल सही बात है। संसद को सशक्त किया गया है। यहाँ पे देखिए कि दूसरा है कि राज्यों की सीमाओं से संबंधित कोई भी विधेयक केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसी कोई बात कहीं नहीं कही गई, इसलिए यह जो है कि गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा केवल एक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। भारत में राज्यों की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कि अनुच्छेद 3 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार भारत में एक राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, अनुच्छेद 3 में जो प्रक्रियाएं दी गई है उनके अनुसार। अगला प्रश्न है कि भारत में एक नए राज्य की रचना के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। इसके लिए किस प्रकार का बहुमत आवश्यक है। इसके लिए किस प्रकार का बहुमत आवश्यक है। यहाँ पे देखिए तो इसके लिए जो है कि एक साधारण बहुमत, यहाँ पे जो है कि सिंपल यानी साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। यहाँ पर देखिए कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप में सुसंगत नहीं है, यानी सही मिलान नहीं है। तो देखिए पहला है कि कानून के समक्ष समानता नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को सुनिश्चित है। बिल्कुल सही बात है। राज्य का नाम बदलना राज्य विधानमंडल की शक्ति, यह बिल्कुल गलत बात है। इसलिए आपका गलत हो जाएगा। नए राज्यों का निर्माण संसद की शक्ति बिल्कुल है। सार्वजनिक रोजगार में समानता केवल भारतीय नागरिकों को सुनिश्चित, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा राज्य का नाम बदलना राज्य विधानमंडल की शक्ति नहीं है। यहाँ पे गलत पूछा गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी सही सुसंगत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए संसद की शक्ति, नए राज्य का सृजन करना, बिल्कुल सही बात है। राज्य विधानमंडल की शक्ति, किसी राज्य का नाम बदलना, यह जो है कि गलत हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है सुसंगत नहीं, इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा। विधि के समक्ष समता भारतीयों गैर दोनों को लिए है, अवसर की समता भारतीय नागरिकों के लिए, सही बात है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के निर्माण हेतु संवैधानिक उपबंध नहीं है। तो कौन सा जो है कि संवैधानिक उपबंध नहीं है। तो देखिए वो बंद नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा एक। यहाँ पे देखिए क्षेत्र बढ़ाना सही है, किसी राज्य का क्षेत्रफल घटाना सही है, किसी राज्य का नाम बदलना सही है, लेकिन किसी नए राज्य को संघ राज्य क्षेत्र को शामिल करना, यह बिल्कुल गलत बात है। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि एक नए राज्य के निर्माण हेतु राज्य की सीमाओं को बदलकर 3 घटक आवश्यक होते हैं। जो है कि राज्य की सीमाओं को बदलना है अगर हमें, तो कौन कौन से घटक आवश्यक होते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, इसमें राष्ट्रपति, संसद और संबंधित राज्य की विधानमंडल, इतने लोग आवश्यक होते हैं जब हम राज्य की सीमाओं को बदलते हैं, यानी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करते हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है।
तो राज्यों को पुनर्गठन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस पर विशेष ध्यान रखिएगा कि सही नहीं पूछा गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पहला है, अधिनियम राज्यों की सीमाओं के पुनः निर्धारण से संबंधित विषय, मतलब निर्धारण से संबंधित विषय से संबंधित था। और यहाँ पे दूसरा है, इसे 1956 में पारित किया गया था। इसने 14 राज्य और 6 राज्य 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए। यहाँ पे देखिए कि अधिनियम ने राज्यों को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में समाप्त कर दिया, इसका गलत हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं था? जब राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 बनाया गया था तो पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं था? कौन सम्मिलित नहीं था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा डी, के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी सम्मिलित नहीं थे। अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, इसके संबंध में क्या कहा गया है कि सबसे पहले कहा गया कि न्यायमूर्ति फैजल अली, के.एम. पडिक्कर और के.एच.एन. कुंजरू इसके सदस्य थे। तो यह बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की अनुशंसा की। यह बिल्कुल जो है कि भाषाई आधार पे अनुशंसा की, यह बिल्कुल गलत बात है। तीसरा है कि आयोग ने बॉम्बे और पंजाब राज्यों के विभाजन का समर्थन किया, तो यह बिल्कुल गलत बात है। तीसरा है, और उसके बाद संसद द्वारा पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो यह जो है बिल्कुल सही बात है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 1 और 4। 1 और 4 पे देखिए कि एक ऑप्शन ऐड हो गया है, इसको हम वो कर देते हैं, यहाँ पे एक हटा देते हैं। 1 और 4 जो है कि आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1956 में, यानी बी। पुनर्गठन कब किया गया था? 1956 में। अगला प्रश्न है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी, इसलिए इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी का निर्माण किया गया था 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई थी? जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसकी रिपोर्ट कब लागू की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को जो है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा फजल अली।
जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। अगला प्रश्न है कि 1950 के दशक में भाषाई आधार पर कितने राज्यों की मांग की गई थी? 1950 के दशक में भाषाई आधार पर कितने राज्यों की मांग की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सबसे पहले कर्नाटका, महाराष्ट्र, पंजाब, यह तीनों हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे इस भाषाई आधार पे जो चारों हैं, चारों की मांग की जाएगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। यहाँ पे देखिए कि ध्यान से देखते हैं इस प्रश्न को। यहाँ पे देखिए 1950 के दशक में भाषाई आधार पर किन राज्यों की मांग की गई थी? किन राज्यों की मांग की गई थी? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा एक तो महाराष्ट्र और उसके बाद जो है कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3 बी। 2 और 3। यहाँ पे देखिए कि अगला प्रश्न कि भारत में राज्यों के पुनर्गठन को भाषाई आधार पर करने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? जो भारत में राज्यों के पुनर्गठन को भाषाई आधार पर करने का कारण निम्न में से क्या था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए कि श्री पी रामल्लू की मृत्यु हो गई थी। श्री पी रामल्लू की मृत्यु हो गई थी, इसलिए जो है कि भाषाई आधार पर करना पड़ा था। अगला प्रश्न है कि भारत में भाषाई राज्यों की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा आयोग और समिति ने अनुशंसा की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। सॉरी, यहाँ पे देखिए फिर से कि भारत में भाषाई राज्यों की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने अनुशंसा की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीधर रिपोर्ट ने, श्रीधर समिति ने। श्रीधर समिति ने यह जो है कि भाषाई आधार पे राज्यों की अवधारणा का मूल्यांकन किया था, यानी पृष्ठांकन किया था। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा धर आयोग यानी 1948 का अधिदेश था? कौन जो है कि अधिदेश था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। बी, यह देखना कि क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है। यहाँ पे यह देखना कि क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के अंतर्गत कितनी क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के अंतर्गत कितनी क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी या फिर कितनी क्षेत्रीय परिषदों को बनाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। भाषा के आधार पर गठित किया गया पहला राज्य कौन सा था? जैसा कि वांचू रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। वांचू रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 1953 आंध्र प्रदेश को जो है कि पहला भाषाई राज्य घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा कब अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया था? आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा कब अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्च 2014। मार्च 2014 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य त्रिभाषा सूत्र का अनुपालन नहीं करता है? इसमें कौन सा राज्य त्रिभाषा
सूत्र का पालन नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, नागालैंड हिंदी अंग्रेजी नागा। नागालैंड हिंदी अंग्रेजी नागा। भारतीय संघ में एक को राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? संघ में एक को राज्य का दर्जा प्रदान करने वाला संघ का पहला कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न जो है कि भारत संघ के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पे नागालैंड राज्य का गठन, उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग, हरियाणा राज्य का गठन और गुजरात राज्य का गठन। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका? सबसे पहले हो जाएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था सबसे पहले। उसके बाद हो जाएगा आपका गुजरात राज्य का गठन, यानी 2-4 2-4-1-3 2-4-1-3 2-4, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद हरियाणा राज्य का गठन। इस तरीके से हो जाएगा 2-4-1-3। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राज्य एवं गठन तिथि सही सुमेलित है? जिसका राज्य और गठन तिथि सही सुमेलित है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, हरियाणा 1 नवंबर 1966 1966 हरियाणा 1 नवंबर 1966। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के निम्नलिखित राज्यों के गठन का सही कालानुक्रम यानी क्रम है? तो उत्तर चुनने के लिए नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करें। देखिए कि सबसे पहले कौन सा बना, सबसे बाद में कौन सा बना। अगर हम हिमाचल प्रदेश को देखें तो यह बना था 1971 में। उसके बाद उत्तराखंड को देखें, उत्तराखंड बना था 9 नवंबर 2000 में। उसके बाद झारखंड का निर्माण जो हुआ था, तो झारखंड बना था 15 नवंबर को, 15 नवंबर 2000। उसके बाद छत्तीसगढ़ का जो स्थापना हुई थी वह भी 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अगर कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले आपका हो जाएगा 1/1971, उसके बाद हो जाएगा 1 नवंबर 2000, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका 9 नवंबर, फिर 15 नवंबर। इस तरीके से हो जाएगा आपका सही उत्तर। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, बी हो जाएगा 1432, 1432। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों के गठन उनके सही कालानुक्रम क्रम को पहचानिए, सही उत्तर यानी कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले छत्तीसगढ़ कब बना था? 1 नवंबर 2000। उसके बाद उत्तराखंड कब बना था? उत्तराखंड आपका बना था 9 नवंबर को 2000 में। झारखंड 15 2000। उसके बाद लास्ट है तेलंगाना। तेलंगाना 2014 में बना था। तो इस तरीके से आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3, नहीं, हाँ, 1 2 3 4, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4, डी।
यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राज्य 1960 के बाद बनाए गए, उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन से राज्य हैं जो 1960 के बाद बनाए गए हैं, उन्हें उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले हरियाणा, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय। अगर हम इसको देखें तो 1960 के बाद कौन सा बना था? तो अगर हम हरियाणा को देखें तो 1966 में बना था हरियाणा। नागालैंड कब बना था? नागालैंड बना था आपका 1963 में। उसके बाद जो है सिक्किम आपका बना था 1975 में। लास्ट है मेघालय का गठन कब हुआ था? मेघालय का गठन हुआ था 1972 में। इसलिए जो है कि इनको हमें किस में है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करेंगे? तो सबसे पहले 66, फिर उसके बाद 63, फिर 72, फिर 75। तो इस तरीके से हो जाएगा आपका 1, 2, फिर 4, फिर 3। इस तरीके से 1, 2, 4, 3। अगला प्रश्न है, बम्बई प्रांत का गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजन कब किया गया? बम्बई प्रांत का गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1960। 1960 में। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य एवं संघ शासित प्रदेश हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा। गोवा जो है कि संघ शासित प्रदेश नहीं है, बाकी सब संघ शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए यूनियन टेरेटरी, नॉट यूनियन टेरेटरी, कौन सा नॉट यूनियन टेरेटरी है? आपका सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है कि संघ शासित प्रदेश नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए पूछा गया है घटनाओं का कालानुक्रम में उनको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे भारत में चौथे आम चुनाव, भारत में चौथा आम चुनाव कब हुआ था? हरियाणा का गठन कब हुआ था? कर्नाटक के रूप में मैसूर का नामकरण कब हुआ था? मेघालय और त्रिपुरा पूर्ण राज्य कब बने थे? जो है कि मेघालय और त्रिपुरा जो है कि पूर्ण राज्य कब बने थे? मेघालय और त्रिपुरा पूर्ण राज्य कब बने थे? अगर हम देखें तो सही बात तो जो है कि सबसे पहले जो आम चुनाव हुआ था, चौथा आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका हो जाएगा, यह हुआ था 1967 में। 67 में जो है कि आम चुनाव हुआ था। उसके बाद हरियाणा का गठन जो हुआ था 1966 में। उसके बाद कर्नाटक के रूप में मैसूर का जो नामकरण हुआ था वह हुआ था 1973 में। यहाँ पे मेघालय और त्रिपुरा पूर्ण राज्य बने थे 1972 में। इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1, 2, सॉरी, हो जाएगा यहाँ पे कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है ना, तो हो जाएगा आपका कि सबसे पहले आ जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 1, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में है, एनसीआर में है, दिल्ली एनसीआर में है, कौन सा? आपका सही उत्तर हो जाएगा खुर्जा है और रोहतक है, यानी 3 और 4। 3 और 4, यहाँ पे 2 हटा दीजिए, 3 और 4 जो है सही आंसर हो जाएगा, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा 3 और 4। अगला प्रश्न है कि संघ राज्य शब्द का उपयोग संविधान में इसलिए किया गया है क्योंकि भारतीय राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं है। यह बिल्कुल सही बात है। यस के धर आयोग ने राज्य पुनर्गठन हेतु प्रशासनिक सुविधा को प्राथमिकता दी। यह बिल्कुल सही बात है। सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के पक्ष में नहीं थे। यह बिल्कुल सही बात है। अगर सही देखा जाए तो उपरोक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संघ की प्रकृति को दर्शाता है? भारतीय संघ की प्रकृति को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कौन सा कथन जो है कि प्रकृति को दर्शाता है? प्रकृति को दर्शाता है। यहाँ पे कहा गया यह अविनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। यह विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। यह अविनाशी राज्यों का एक विनाशी संघ है। यह विनाशी राज्यों का एक विनाशी संघ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, यह विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। किया जाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। तो बच्चों, इस तरीके से हम सबने आज जाना भारत का संघ और राज्य। इसके संबंध में हमने 55+ क्वेश्चन जो है कि सॉल्व किए। तो अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके बताइए अगला टॉपिक आप कौन सा चाहते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो जरूर पूछिए। और उसके बाद जो है कि जिस क्वेश्चन में आपको लगे किसी भी चीज का कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यहाँ पर यह क्वेश्चन सही नहीं है या फिर किसी भी प्रकार की दिक्कत है। तो मिलेंगे अब अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें।